हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक वायरल क्वेश्चन पेपर जो कि आपके 3 मार्च बायोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं तो वो इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लें। आज का ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% गारंटीड आपके 3 मार्च में इसी पेपर में से क्वेश्चंस बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पर पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपके जो पेपर का टाइमिंग होता है वो 3 घंटे 15 मिनट होता है। 15 मिनट आपको जो पेपर को रीड करने के लिए मिलता है। तो पेपर के पढ़ने के लिए आपको 15 घंटे मिलते हैं। उसमें आप अब जो मैक्सिमम आपके पास टाइम होता है वो होता है 3 घंटे। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर निपटाना होता है। कितने मार्क्स का होता है? ये होता है आपका 70 नंबर का पेपर। 30 नंबर आपके किस में जुड़ जाते हैं? 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलते हैं जो कि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं 4। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बहुविकल्पीय। सबसे पहला है आपका कि अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन किस में होता है? मधुमक्खियों में, टर्की में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अनिषेक जनन होता है वो दोनों में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों में, हाईलाइट हो रखा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका मानव में ए बी और रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो इसमें कितने जीनोटाइप संभव है? 2, 4, 6 या 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। जो ए बी और रुधिर वर्ग है उसे 6 जीनोटाइप संभव हैं। ठीक है, उसमें कितने? 6 जीनोटाइप संभव। उसके बाद है गा बीटी बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बैसिलस वैलुगेरिस के द्वारा, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस के द्वारा, या बैसिलस सबटाइलिस के द्वारा, या बैसिलस मेगाथीरियम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस के द्वारा। ठीक है, जिएंसिस के द्वारा। उसके बाद है आपका घा ऐसा पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को लाभ नहीं होता है, ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इसे क्या कहते हैं? इसमें ये बता रहा है कि ऐसी एक पारस्परिक क्रिया बतानी है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है बल्कि दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरजातीय परजीविता, या सहज भोजिता, या स्पर्धा, या सहपकारिता। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सहभोजिता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सहभोजिता। इसकी टिप्पणी भी पूछी जाती है सहभोजिता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये ऐसी एक क्रिया है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ठीक है, तो ये थे आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद है निश्चित उत्तरीय प्रश्न जिसे हम लोग अति लघु प्रश्न भी कह सकते हैं। ये आपको 1 नंबर के मिलते हैं 5 क्वेश्चन। और ठीक है, उसके बाद आपके 2 नंबर वाले हैं, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद आपका सीधे डायरेक्टली 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो दूसरे का खा क्या है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो इसमें क्या बताया कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा जो संश्लेषित स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखना है। तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद उस फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञान का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीवों का रूप विकास अंगों के उपयोगों में अनुप्रयोग के कारण है। तो क्या है? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है, उसके बाद है कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण कोश विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो कौन सा है? मटर है, मूंगफली। ये क्या होता है? पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है खा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन ने। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1996 में किया गया था। ठीक है, तो ये थे आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद है आपके अति लघु क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें तीसरे का खा
कि सह प्रभाविता का उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता को समझाना है। तो वह स्थिति जिसमें किसी जीव में दो अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक मतलब जो दो अलील क्या करते हैं, एक साथ प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण क्या है? ए बी रक्त। मतलब इसमें क्या है? ए बी होता है और दो, मतलब दोनों क्या करते हैं? एक साथ प्रभाव करते हैं। तो ए बी क्या है इसका उदाहरण? इसका उदाहरण ए बी रक्त समूह है, जहाँ आई ए और आई बी अलील दोनों एक समान रूप से व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का रक्त समूह ए बी होता है। ठीक है। उसके बाद है खा, प्राथमिक तथा द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर बताना है। तो प्राथमिक बाहित मल उपचार क्या लिखना है? प्राथमिक बाहित मल उपचार में गंदे पानी, बड़े ठोस कणों, बालू और तलछट को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक है कि बाहित मल उपचार में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर जैविक से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा जाता है और जिससे जल और अधिक स्वच्छ किया जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ किया जाता है। उसके बाद है गा, यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रखा जाता है तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी? तो इसमें जे पूछा गया, तो नहीं। उत्तर क्या होगा? नहीं, समुद्र मछली अलवण जल में जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका शरीर नमक की उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलता होता है। अलवण जल में रखी जाने वाली मछली के शरीर में जल संतुलित गड़बड़ा जाता है, जिससे उसकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। ठीक है। उसके बाद दे रखा है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाना, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर में ये पूछा गया है। और हमने इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम भी बता दी है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट बना दी, उसमें महत्वपूर्ण हमने टिप्पणियां भी करवाई, डायग्राम भी करवाए, जो एक नंबर वाले आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं वो भी हमने करवाए। तो पूरी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद है मिलर के चिंगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम लिखिए, केंद्रकों का नाम लिखिए। उसके बाद दूसरा है कि निम्नलिखित में अंतर कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद है गा, एक शिशु रुधिर वर्ग ओ है। यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः AB हैं तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतरित जीनोटाइप पता कीजिए। उसके बाद है घा, जीन चिकित्सा क्या है? और इसमें एंडोनिस डिएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र व्याख्या कीजिए। उसके बाद है 5वें का शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद खा है निम्नलिखित उदाहरण सहित समझाइए। पहला है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ही। और 3 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 12, तो 12 3 36 नंबर के आपके ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसके बाद गा दे रखा है कि जेल इंट्रोफ्रेसिस, मतलब जिसे हम लोग जैल वैद्युत का संचालक से आप क्या समझते हैं? ठीक है। और डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन की तकनीक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद बायोगैस क्या है? एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का सचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। उसके बाद 6 का खा, मलेरिया की रोगजनकता, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। उसके बाद खा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीविता, सहोपकारिता। उसके बाद है गा, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग में रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग में काम करने के लिए भी किया जाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उसके बाद है प्रतिबंधन एंजाइम और इनके कार्य। उसके बाद आपके आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला है मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो आपसे मादा जनन तंत्र पूछ लिया जाएगा या तो नर जनन तंत्र वाला पूछ लिया जाएगा। अथवा में दे रखा है परागण क्या है?
पुष्पीय पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकारों के परागण का वर्णन कीजिए और जीवीय परागण कर्मकों के बारे में उल्लेख कीजिए। इसके बाद है 8 लिंग निर्धारण क्या है, मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा वंशागति को परिभाषित कीजिए और मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अवयवन का नियम का वर्णन कीजिए। पहले वंशागत को परिभाषित कीजिए, उसके बाद आपको तीसरा नियम लिखना है जिसे हम लोग स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, संख्या और जैव भार की सूची स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उसके बाद अथवा में दे रखा है जैव विविधता से क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है और जैव विविधता संचरण की 2 विधियां समझाइए। तो ये है आपका बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट वायरल पेपर, जो कि आपके लिए सारे ही इसमें इम्पोर्टेंट पेपर दिए गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक आपका ये पेपर, दूसरा आपका जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया यूपीएमएसपी वाला पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए और एक ये लास्ट टाइम आपके लिए दोनों पेपर बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।